हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोकस मैथ्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा कोनिक सेक्शन। और कोनिक सेक्शन में मैंने स्टार्ट किया था पैराबोला से। पैराबोला से संबंधित एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, जिसमें मैंने बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला जो रिप्रेजेंट करता है उसका एक डीप वीडियो और डिटेल में बनाया है। आज हम उसी से आगे चलेंगे और इसमें आगे बात करेंगे इसके और टाइप्स के बारे में और नॉन स्टैंडर्ड पैराबोलास के बारे में बात करेंगे। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले पहले रिकैप लेना चाहेंगे। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, वो एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूँ। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो पैराबोला होता है वो क्या होता है, उससे संबंधित क्या क्या टर्म्स थे उनको आपको डिटेल में मैंने बताया था। तो मैं आपको यहाँ पर एक संक्षिप्त विवरण दे देता हूँ उसका, जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए या रिमाइंड हो जाए। जैसे कि हमारा पहला पैराबोला है, देखते हैं क्या है। बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का कोई एक पैराबोला होता है हमारा, जिसका शेप होता है कुछ इस टाइप से, जहाँ पर ये एक्सिस जो है एक्स एक्सिस कहलाती है और वाली एक्सिस जो है वाई एक्सिस कहलाती है। तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, वो भी प्लस का। इसका मतलब ये है कि पैराबोला का जो मुंह होगा वो ओपन होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप के पैराबोला के बारे में। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा इक्वेशन क्या है, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और उसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम है वो इस तरह का है। ठीक है ना? ये तो आपने याद रखा होगा क्योंकि 12 में पढ़ा रखा है आपके लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ट्रेसिंग ऑफ कर्व जो होता है वो कैसे होता है। यहाँ पर उन्होंने देखा है कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। ठीक है ना? एक्स की हम देखते हैं पावर कितनी है, 1, या कह सकता हूँ मैं ऑड पावर है। ठीक है ना? और देखता हूँ वाई की पावर कितनी है, वाई की पावर है 2, या कह सकता हूँ मैं जो पावर है वो इवन है। तो जिस भी वेरिएबल की पावर इवन होती है, इसका मतलब ये हुआ उसके अपोजिट एक्सिस पर वो कर्व जो है सिमेट्रिक होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर वाई स्क्वायर है, दैट इज वाई की पावर 2 है, या फिर मैं कह सकता हूँ इवन है। मतलब ये हुआ कि जो इस इक्वेशन से जो कर्व रिप्रेजेंट हो रहा होगा वो कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर उसको आधा काट दें, अगर या उसकी मिरर इमेज देखें, तो वो एग्जैक्ट वैसे ही दिखाई देगी। अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी इमेज देखूं तो ये ऐसे ही बन के आएगी, जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक। पहचान क्या है कि हम देखते हैं इवन पावर किसकी है, जो पावर इवन है उसके अपोजिट एक्सिस पर वो कर्व मेरा सिमेट्रिक होगा। जैसा कि यहाँ पर बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये एक्स एक्सिस के अबाउट जो है सिमेट्रिक है। ठीक है ना? तो ये पहचानने का तरीका है कि किस एक्सिस के अबाउट हमारा जो कर्व है वो सिमेट्रिक है। ये ट्रेसिंग ऑफ कर्व में आप पढ़ेंगे। तो एक चीज यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बाई का तो स्क्वायर है, और स्क्वायर तो नॉन नेगेटिव होता है, तो बचा मेरा एक्स। और एक्स हो सकता है पॉजिटिव हो या हो सकता है एक्स मेरा नेगेटिव हो। यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिया है, इसका मतलब ये है कि कर्व है या जो पैराबोला है उसका जो मुंह है ओपन किया हुआ वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड में होगा। ठीक है? इतनी देर तो इसकी बेसिक जानकारी। अब इसके कुछ टर्म्स है उनको भी जान लेते हैं। जैसे कि क्या है कि फोकस है, अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं तो मैंने आपको बताया था कि a,0 इसका फोकस होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने a यूज किया है, तो a क्या है, कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैंने उसको a से रिप्रेजेंट कर दिया है। और एक चीज ये देखते हैं, ये पॉइंट जो है आप कहेंगे ये पॉइंट ओरिजिन होगा, क्योंकि x और y एक्सिस का कटान बिंदु है या इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस है। और एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है हम उसको ओरिजिन कहते हैं। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर हमारा कर्व भी इंटरसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया हम इस पॉइंट को कहेंगे वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो मैं अगर इसको बी से रिप्रेजेंट कर देता हूं तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0,0। ठीक है ना? 0,0 है, फोकस हमारा SA,0 है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, a। ये सब कुछ मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखिएगा। ठीक है? तो पैराबोला की ये कंडीशन होती है कि वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस पर मेरा फोकस होता है उतनी ही डिस्टेंस पर फोकस के अपोजिट साइड में एक लाइन ड्रॉ करनी है या परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होती है। दैट इज ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का a था।
अब मुझे वर्टेक्स से वापस से सेम डिस्टेंस मतलब ए पर भी एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, वो भी परपेंडिकुलर लाइन। मतलब क्या हुआ, ये एंगल मेरा कितना होगा 90 डिग्री। अब एक चीज हम देखते हैं कि यहाँ ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट को अगर मैं डी रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। जाहिर सी बात है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है और नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड में ए है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट डी जो होगा उसके कोऑर्डिनेट्स -a, 0 होंगे। ठीक है, अब -a, 0 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो मैं अगर आपसे कहूं कि जो लाइन एक ड्रॉ किया है मैंने परपेंडिकुलर लाइन, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक, कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। आज देखते हैं कि x पर तो -a है और y पर 0 है, तो मैं कह सकता हूं x -a। इस लाइन का इक्वेशन नहीं होगा क्या, जी बिल्कुल होगा। कैसे, ए भी तो लाइन परपेंडिकुलर होती है एक्स एक्सिस पर और ये लाइन भी परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पर, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी नहीं होंगी। तो जो y एक्सिस होती है, y एक्सिस का हमारा इक्वेशन होता है x 0। ठीक है, और y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं उसका इक्वेशन क्या होता है, x समथिंग या कोई भी कांस्टेंट या जितनी भी डिस्टेंस पर हमको वो लाइन लेना है उतनी डिस्टेंस। मुझे a लाइन पर लेना था तो x -a रिप्रेजेंट करेगा इस लाइन को। इस लाइन का नाम क्या था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, हम इसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स या नियता। डायरेक्ट्रिक्स या नियता, परवलय की नियता हम कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये होगी हमारी डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारा कर्व है पूरा पैराबोला, ये हमारा वर्टेक्स है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और ये मेरा फोकस। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक टर्म और इस्तेमाल किया था, जैसे कि आप देखते हैं इक्वेशन में एक 4a टर्म आ रहा है ये। अब ये 4a क्या चीज होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं 4a की बात करता हूँ, तो 4a कहलाता है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम कितना होता है, वो इक्वल होता है 4a के। अब ये लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम को हम कहते हैं नाभिलम। ठीक है, क्या कहते हैं, तो ये मेरा होता है लेटस रेक्टम मतलब नाभिलम। और किसके इक्वल होता है, इसकी लेंथ इक्वल होती है 4 टाइम्स ए के। ए आपको पता है कितना है, वर्टेक्स से फोकस तक के डिस्टेंस को ए से रिप्रेजेंट किया है। तो 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड द फोकस इज ए। तो 4 इंटू 8 दैट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम या नाभिलम की लंबाई। अभी नाभिलम होता क्या है, तो जैसा कि इसके शब्द जो है नाभिलम उससे ही स्पष्ट होता है कि एक ऐसा लंब है जो नाभि से पास हो रहा है। नाभि कहते हैं हम फोकस को, जैसे ये है इसको कहते हैं फोकस या नाभि। वर्टेक्स मेरा शीर्ष कहलाता है, इसको शीर्ष लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो एक नाभि लंब है, एक ऐसा परपेंडिकुलर जो पास हो रहा है फोकस से। ठीक, तो कैसे, फोकस तो मेरा ये रहा। ठीक है, तो मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इसी से पास होता हुआ। ठीक है, कर लेते हैं। तो ये मेरा है परपेंडिकुलर, अगर मैं इसको नेम दे देता हूं ए और बी। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने देखा कि नाभिलंब की लंबाई कितनी थी 4a। ठीक, और नाभिलंब मेरा कितना है ए बी। अगर मैं इसको ए बी यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए बी जो है नाभिलंब है, तो ए बी किसके इक्वल है 4a के। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो ए से लेकर एस तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो किसके इक्वल है 2a के। और एस से लेके जो बी तक का डिस्टेंस है वो भी किसके इक्वल है 2a के। तो देखा जाए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या होंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a और ये वाला डिस्टेंस 2a। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए a, 2a। ठीक है, सिमिलरली पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स देखता हूँ, ये डिस्टेंस तो a होगी और ये डिस्टेंस 2a बट नेगेटिव साइड में। तो v के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे a, माइनस का 2a। ठीक है, ये तो रहा इसका बेसिक, जिसमें कि आपने क्या क्या चीज जानी कि लेटस रेक्टम जो होता है 4a के इक्वल होता है।
दूसरा क्या आप देखते हैं शीर्ष, शीर्ष मतलब वर्टेक्स किसके इक्वल होगा, वर्टेक्स बी है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0। तीसरा हम देखते हैं क्या चीज, या आप देखेंगे कि फोकस मतलब नाभि, ठीक है, किसके इक्वल होगी, इससे कोऑर्डिनेट्स एस से रिप्रेजेंट किए हैं और कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके a,0। ठीक, फोर्थ देखता हूं मैं, तो एक इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स की, मींस नियता, और इसका इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू -a। अब हम लोगों ने क्या किया, ये चार चीजें तो देख ली, वर्टेक्स, फोकस और लेटस रेक्टम और डायरेक्ट्रिक्स, इतना तो हमने देख लिया। ठीक, अब एक चीज जो है आपको आगे बताई जाती है कि अगर परवलय पे या पैराबोला पे मैं कोई पॉइंट P कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, तो पॉइंट P से डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगर इसको M से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं और इसको पॉइंट P को फोकस के साथ मीट करा देता हूं, तो यहां से एक चीज निकल के आती है, वो क्या है, वो फिर तो पॉइंट देखता हूं मैं। अब हम इसमें आगे का पॉइंट देखते हैं, पांचवा पॉइंट हमारा क्या है, तो हम ये देखते हैं कि परवलय पे एक पॉइंट हमने P कंसीडर किया, तो पॉइंट P से फोकस तक की डिस्टेंस लिख ली सबसे पहले हमने, ठीक है, PS, उसको डिवाइड किया किस चीज से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, मतलब पॉइंट P से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस चीज पर, डायरेक्ट्रिक्स पर, और उसकी लेंथ को हमने रिप्रेजेंट किया है किस चीज से, PM से, PM से। तो जो दोनों डिस्टेंस है उनका जो रेशियो है वो इक्वल होता है किस चीज के, E के, तो इनके रेशियो को एक कांस्टेंट क्वांटिटी कह दिया E। अब E क्या चीज है, ठीक है, ये भी आपको जानना जरूरी है, तो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं कि PS जो इक्वल है किस चीज के, E टाइम्स PM। ये किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए सेम वही है, आप पढ़ेंगे सर्किल, इलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे, पैराबोला तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो वही है कि कोनिक सेक्शन में कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, तो उस पॉइंट का एक एक्स एक्सिस पर पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का एक सामने एक लाइन ड्रॉ करने से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनती है या परपेंडिकुलर है, उस लेंथ और परपेंडिकुलर के साथ में उसका एक रेशियो लेता हूं, वो इक्वल होता है ई के। अब ई की क्वांटिटी जो है, ई क्वांटिटी, इसकी वैल्यू अलग अलग कोनिक सेक्शन के लिए अलग अलग होती है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पैराबोला के बारे में, तो पैराबोला के लिए ई की वैल्यू क्या होती है, तो ई की वैल्यू पैराबोला के लिए हमेशा ही 1 होती है। ठीक है, इतना तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। और एक चीज और मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, फोकस से यहाँ तक का डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, 2a के। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर मैं फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है, 2a के, मतलब हाफ लेटस रेक्टम। इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि अगर फोकस से मैं डायरेक्ट इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो होती है वो इक्वल होती है 2a के, या कह सकता हूं वो इक्वल होती है हाफ लेटस रेक्टम के। ठीक, इसका यूज कब करेंगे, इसका यूज करेंगे जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें इसका डायरेक्ट ही यूज करना है। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का, जिसका डायग्राम इस तरह से बनता है, और इतनी सारी चीजें इसमें होती हैं। एक आपको मैं डीप बता देता हूँ, बाकी जो तीन बचे हुए हैं उनके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे आगे। अब हम इसमें आगे बात करते हैं अपने सेकंड पैराबोला के बारे में। सेकंड पैराबोला का इक्वेशन क्या है, आइए देखते हैं। तो हमारा सेकंड है क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो हमने अभी पढ़ा ही था, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या है, आप इसके आगे एक माइनस लगा दें, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, आप देखते हैं इवन पावर ऑफ y है, दैट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सिमेट्रिक है अबाउट x एक्सिस। ठीक, सबसे पहले देखते हैं इसमें एक्सिस बना लेते हैं, ये हमारी x एक्सिस हो जाएगी और ये हमारी y एक्सिस हो जाएगी। ये x एक्सिस है और वो y एक्सिस है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था, B है, रिप्रेजेंट करता है वर्टेक्स को। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0 एज यूजुअल, जैसे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप में था।
दूसरा पॉइंट लेते हैं हम, इस पर एक फोकस, इसको एस से रिप्रेजेंट किया था। कितना डिस्टेंस था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए थी, जैसे कि पहले वाले में भी थी। अब क्या करते हैं, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर देखते हैं एस कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो एस के कोऑर्डिनेट्स होंगे -a,0। ठीक है ना। अब ये ए डिस्टेंस पर इधर है वर्टेक्स से, और वर्टेक्स से ए डिस्टेंस पर अपोजिट साइड में एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये भी डिस्टेंस ए है और ये लाइन है मेरी परपेंडिकुलर। इस लाइन को हमने क्या कहा था, इस लाइन को हमने कहा था डायरेक्ट्रिक्स या फिर नियता। ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट्रिक्स या फिर नियता जो थी, एक परपेंडिकुलर लाइन थी टू द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ए फ्रॉम द वर्टेक्स या फ्रॉम द ओरिजिन, इतना था। और नेता का इक्वेशन क्या था, जैसा कि पहले देखते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स एक्सिस एंड द डायरेक्ट्रिक्स क्या है, तो ये डिस्टेंस ए है, बट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड में है इस बार। पहले ये डिस्टेंस ए नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड में था, इस बार ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड में है। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a,0। ठीक है। अब a,0 है, इसका अंदाजा हम ये लगा सकते हैं कि x एक्सिस पर a है और y पर 0 है। तो मैं कह सकता हूं जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है उस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो इक्वल होगा किस चीज के, x इज इक्वल टू a। और लास्ट टाइम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू -a, लेकिन ये नेगेटिव वाला है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स का x इज इक्वल टू प्लस का a। मैं यहाँ पर लिख देता हूं। सेम जैसे हमने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में पढ़ा था कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां से, नाभि से या फोकस से पास होता हुआ, जिसको हमने कहा लेटस रेक्टम या नाभिलम। सेम इसमें भी वही है, एक लेटस रेक्टम या फिर एक नाभिलम बनाना है, एक ऐसा परपेंडिकुलर जो पास हो रहा है नाभि से। ठीक है ना। लेकिन नाभि से पास होता हुआ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसको कह दिया नाभिलम। नाभिलम चाहे आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ले लीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax ले लीजिए, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay पैराबोला ले लीजिए, या कोई सा भी पैराबोला ले लीजिए आप, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या नॉन स्टैंडर्ड हो। नाभिलम की लंबाई जो है या फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमेशा ही 4a के इक्वल होगी। हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, इक्वेशन कोई सा भी हो, स्टैंडर्ड हो या नॉन स्टैंडर्ड हो, नाभिलम की लंबाई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमेशा ही 4a होगी। तो इसमें भी सेम, लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो कितनी है, 4a, दैट इज 2a इधर रही और 2a ये वाली रही। अगर मैं इसको पॉइंट ए कह देता हूँ और इसको पॉइंट बी कह देता हूँ, तो हम देखते हैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स इस बार क्या हो जाएंगे, -a,2a, और पॉइंट बी के क्या हो जाएंगे, -a,-2a। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि जब हम आपको सॉल्व कराऊंगा इसके आगे तो आप देख पाएंगे इसमें किस तरह से इनका यूज करना है। सेम वही था कि अगर मैं एक पैराबोला पर पॉइंट पी कंसीडर कर लेता हूं और पॉइंट पी को अगर मीट कर देता हूं मैं फोकस अपने एस के साथ में, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं लेटस रेक्टम पर, ये मेरा परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्ट करता है एट द पॉइंट एम। तो हम देखते हैं कि पी एस अपॉन पी एम जो है हमें रेशियो है किस चीज का, दोनों डिस्टेंस का, पी से एस तक के डिस्टेंस का और जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसकी लेंथ का जो रेशियो है किसके इक्वल है, ई के। तो पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई, पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, और ई की वैल्यू जो है कितनी है, ई हमेशा ही 1 होगा। तो देखा जाए क्या कि पी एस जो है हमेशा ही इक्वल होगा किस चीज के, पी एम के। ठीक है। ई की वैल्यू हमेशा ही 1 रहेगी, चाहे कोई सा भी पैराबोला क्या ना हो, ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा। तो बदलेगा क्या, अगर मेरा स्टैंडर्ड पैराबोला है, थोड़ा सा नोट कीजिए, अगर मेरा पैराबोला स्टैंडर्ड है हमेशा ही 0,0 होगा। तो हम देखते हैं कि 6 पॉइंट में से मेरे 4 पॉइंट तो सेम हो गए। ठीक है। अब बदलेगा क्या वो भी देखते हैं।
तो इसमें बदलेगा क्या? बदलेगी इसकी नाभि या फिर फोकस या इसका दूसरा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, जैसा कि आप देख पाते हैं। तो इस बार हमारा नाभि जो है या फिर हमारी फोकस है क्या है? -a,0। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या थी? x इज इक्वल टू a, जैसा कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax टाइप का पैराबोला, जिसका डायग्राम इस टाइप से कुछ होता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इस तरह से हैं कि लेटस रेक्टम हमेशा ही 4a के इक्वल होगा। शीर्ष जो है या वर्टेक्स है हमेशा ही 0,0 होंगे फॉर द स्टैंडर्ड पैराबोला। तो फोकस या नाभि जो है इस बार माइनस की a,0 हो जाएगी और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि क्या कि हमने एक एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के हमने बना रखी है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अगर मेरा फोकस इधर है, दैट इज फोकस पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन हमेशा ही नेगेटिव होगी। ये ए है तो ये -a होता है, तो x इज इक्वल टू -a हमेशा ही। देखा जाए फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे के अपोजिट ही होंगी। अगर फोकस पॉजिटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव होगी, और डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव है दैट इज फोकस पॉजिटिव होगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलने हैं और एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स, वर्टेक्स से समान दूरी पर रहेंगे दोनों के दोनों, जैसा कि आप पिछले दो इक्वेशंस में पढ़ पाए हैं। इसके अलावा जो मैं तीसरी और चौथी कराने वाला हूँ उसमें भी सेम यही रहेगा कि फोकस और वर्टेक्स की हमेशा ही दुश्मनी रहेगी, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। अब हम इसमें आगे बात करते हैं अपने अगले पैराबोला के बारे में, जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b/। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b/। ठीक है, अब आपको मैंने सबसे पहले एक चीज बताया था कि आप इक्वेशन में ये चीज देखिए कि किसकी पावर इवन है और किसकी पावर ऑड है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारी y की पावर ऑड है और x की पावर इवन है। तो मैंने आपको बताया था कि जिसके भी पावर इवन हो उसकी अपोजिट एक्सिस पर वो कर्व सिमेट्रिक होगा। दैट इज ये कर्व जो है अबाउट बाई एक्सिस सिमेट्रिक होगा, जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है पैराबोला कौन सा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b/y को। वहीं ये वाला पैराबोला है वो रिप्रेजेंट करता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4b/y को। ठीक है, इसमें नेगेटिव आया है तो इसका जो डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है क्योंकि इसमें पॉजिटिव आया हुआ है। ये तो इम्पोर्टेंट इसमें है नहीं क्योंकि आप इतना तो अब तक समझ चुके होंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि आप पहचाने ट्रेसिंग ऑफ कर्व कैसे करते हैं, सिमेट्री कैसे पहचानते हैं कि पॉजिटिव है या फिर निगेटिव रहेगा, अपवर्ड रहेगा या डाउनवर्ड रहेगा, सिमेट्रिक एक्स एक्सिस पर है या सिमेट्रिक वाई एक्सिस पर है। ये चीज जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि पिछले दो केसेस में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेम वही हमें इस केस में करना है कि एक जो एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, जैसे कि ये वाली एक्सिस हमारी वाई एक्सिस है और ये एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी, जैसा कि हमने आपको बताया था। और बी का रिप्रेजेंट करता है, बी रिप्रेजेंट करता है वर्टेक्स को जिसके कोऑर्डिनेट्स के होते हैं 0,0। ठीक है, सेम इसमें है। ये एक्सिस हमारी क्या है? ये हमारी एक्सिस है वाई। ठीक है, और ये है एक्चुअली नेगेटिव वाई क्योंकि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये ऊपर को हमारा वाई एक्सिस है और ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो क्या होगा? हमारा वर्टेक्स बी। कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,0। मैंने दोनों पैराबोला एक साथ बनाए हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b/y और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4b/y, क्योंकि मैं आपको इसमें कंपैरिजन बताना चाहता हूँ। अलग अलग बताने से आपको थोड़ा बहुत शायद कंफ्यूजन रहता, लेकिन मैं इन दोनों पैराबोलास की कंपैरिजन आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ बनाया है। दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, या देखा जाए तीनों चीजों का, कर्व का और एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, इसमें भी वर्टेक्स कहते हैं। और पिछले जो केसेस पढ़े थे उनमें भी इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा वर्टेक्स ही था और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 0,0 एज यूजुअल आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इतना था। और दूसरी चीज ये देखते हैं कि एक हमारी एक निश्चित डिस्टेंस थी या फिर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस हमने कंसीडर की थी कि वर्टेक्स से उतनी डिस्टेंस पर एक फोकस है या एक पॉइंट लिया है जिसको हम कहते हैं फोकस। मैंने यहाँ पर बी कंसीडर किया है। ठीक है ना, तो क्या करा कि वर्टेक्स से बी डिस्टेंस पर, अगर मैं ये एस से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं,
तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,b। क्यों? इस बार मेरी ये डिस्टेंस जो है वो मैंने b से रिप्रेजेंट की है। फोकस से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस या वर्टेक्स से फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट किया है b से, क्योंकि मैंने जो कांस्टेंट कंसीडर किया है इक्वेशन में वो b को कंसीडर किया रखा है। दैट इज वर्टेक्स से फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो इस बार b है। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0,b। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें माइनर सा चेंज है। मैंने पहले a,0 लिखे थे, y पर 0 था, क्योंकि मेरा जो कर्व बन रहा था वो x एक्सिस पर बन रहा था, y पर तो बन नहीं रहा था। तब उस केस में y 0 था। इन दोनों केसेस में मेरा कर्व y पर है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स भी y के रिस्पेक्ट में लिखूंगा। x पर तो कर्व है नहीं, तो x पर कितना होगा 0। सिमिलरली वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पे एक परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक, ये डिस्टेंस b है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0,-b। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि वर्टेक्स से नीचे साइड में है, दैट इज नेगेटिव y एक्सिस की साइड में हमने ड्रॉ किया है। तो इसके कोऑर्डिनेट जो है 0,-b। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि x पर तो 0 है, बट y पर या y एक्सिस पर -b है। तो इस लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा y -b। ठीक है ना, y -b। और क्या कहलाता है आपको पता ही होगा, इसे हम कहते हैं नियता या फिर डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब आपने y² 4by की तो डायरेक्ट्रिक्स देख ली। अब बात करते हैं, आपने x² 4by की तो डायरेक्ट्रिक्स देख ली। अब तक हमने देखा x² 4by की डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या था, y -b। अब हम बात करते हैं x² -4by में, नीचे वाले डायग्राम में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि b को कंसीडर किया है, मतलब ये हुआ वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस कितना है b। ये डिस्टेंस कितनी है b, और फोकस को मैं s से कंसीडर कर देता हूं, तो s के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,-b, क्योंकि हमारा डाउनवर्ड है, नेगेटिव y एक्सिस की साइड में बना हुआ है, तो फोकस भी हमारा 0,-b हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि सेम डिस्टेंस पर एक लाइन या एक परपेंडिकुलर हमें लाइन ड्रॉ करनी होती है। दैट इज एट डिस्टेंस v हमको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है टू द y एक्सिस, ये रही। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, प्लस का b, क्योंकि ये पॉजिटिव y एक्सिस की साइड में है। अब अगर इसके कोऑर्डिनेट्स 0, प्लस b है, तो क्या आप इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते हैं। x पर 0 और y पर b, दैट इज यहाँ से y b, ये इक्वेशन हो जाएगा किसका, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स या नियता का इक्वेशन। किस केस में, x² -4by। इतना क्लियर है? ठीक है, तो आइए अब इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहले क्या कि लेटेस्ट रेक्टम x² 4by का क्या होगा, तो आपको मैंने बताया था कि ये वाला वेरिएबल है, इसको छोड़ के जितना भी पहले लिखा हुआ होगा वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को। दैट इज 4b जो है इस बार हमारा क्या हो जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम 4b। ठीक है, अब चाहे हम बात करें x² 4by की, या हम बात करें x² -4by की, दोनों के लिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा 4b। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसमें आगे बात करते हैं हम वर्टेक्स की। वर्टेक्स देखते हैं आप, इस केस में भी क्या है हमारा 0,0, और इस केस में भी कितना है वर्टेक्स हमारा 0,0। तो वर्टेक्स हमारा कितना रहेगा 0,0 वर्टेक्स रहेगा, चाहे हमारा x² 4by हो या हमारा x² -4by हो, वर्टेक्स दोनों बार हमारा 0,0 ही रहेगा। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि चेंज होना क्या है ना, तो PS/PM मतलब क्या हुआ कि एक मैंने यहाँ पर पॉइंट P कंसीडर किया, या मैं देखता हूं
मैंने एक पॉइंट पी यहाँ पर कंसीडर किया, उस पॉइंट पी को फोकस के साथ मीट कराया और इस पॉइंट पी से लेटस रेक्टम पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। ये एम पर इंटरसेक्ट करता है अगर, तो पी एस अपॉन पी एम की डिस्टेंस का जो रेशियो रहेगा हमेशा ही ई के इक्वल रहेगा, या पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, और ई की वैल्यू फॉर द पैराबोला ऑलवेज इज 1। तो ये भी सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा। बदलेगा क्या, आपका वर्टेक्स भी सेम रहेगा, बदलेगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। जैसा कि हम इस वाले में देख पाते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b/, में हमारा जो फोकस है, फोकस क्या है 0, b, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मैंने आपको बता ही दिया क्या है, y इज इक्वल टू माइनस बी। बाकी सारे पॉइंट्स सेम रहेंगे, चेंज होंगे बस इतने ही, ठीक है। एक तो था हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b/, मतलब डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर 2 इन्हें कह दूं तो डायग्राम नंबर 1 की जितनी भी डिटेल है मैंने आपको यहाँ पे लिख रखी है, ठीक। इतनी तो हो गई डायग्राम नंबर 1 या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b/, के बारे में। अब मैं बात करता हूं अपने दूसरे डायग्राम, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4b/, मतलब मैं यहाँ पे एक माइनस और चिपका दूं, एक छोटा सा माइनस मैंने लगा दिया, उससे चेंज क्या हुआ, डायग्राम का शेप तो सेम रहा बट जो डायरेक्शन था वो अपोजिट हो गया। अब डायरेक्शन अपोजिट हो गया, ठीक है, तो उससे क्या क्या चेंजेस आते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स बदला क्या, शीर्ष हमेशा ही 0,0 रहेगा, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। पिछले 3 केसेस में शीर्ष हमारा 0,0 रहा, क्योंकि अब तक मैंने जो बात की है वो स्टैंडर्ड पैराबोलास के बारे में बात की है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं इसकी नाभि, तो इसकी नाभि क्या है इस बार 0,-b, जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूं। माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये डाउनवर्ड है या टू द नेगेटिव वाई एक्सिस, तो इसकी नाभि इस बार क्या हो जाएगी, बस एक आपको यहाँ पर माइनस लगा देना है, 0,-b। इतना क्लियर है। अब इतना क्लियर है आपको तो ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये तो क्लियर हो ही चुकी होगी, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स हमेशा ही फोकस के अपोजिट होती है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर फोकस नेगेटिव है इसका मतलब ये हुआ डायरेक्ट्रिक्स उसकी हमेशा ही पॉजिटिव होगी। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू प्लस का b, ठीक है, y इज इक्वल टू प्लस b फॉर द केस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4b/, ठीक। इतना सब कुछ आप देख चुके हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चेंज होगी नहीं, कितनी होगी 4b के इक्वल में। और ps अपॉन pm आपको हर एक केस में दिखाना जरूरी नहीं है, कि कोई भी पॉइंट आप यहाँ पर p कंसीडर कर लीजिए, उसको मीट कराइए इसके साथ में, और एक पॉइंट यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इसको मैं m कह देता हूं तो ps अपॉन pm जो डिस्टेंस है उसका रेशियो e के इक्वल रहेगा। ये आपको चार केस में सेम रहने वाला है, इसलिए आप इसको याद कर लें। इंपॉर्टेंट ये है कि e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू 1 होती है फॉर द पैराबोला, ठीक है। तो आपके माइंड में ये भी आइडिया आ रहा होगा कि हो सकता है इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है या नहीं हो सकती, तो वो केस आगे की हैं, उनको मैं आपको तभी बताऊंगा। फिलहाल बात कर रहे थे हम पैराबोला की, तो पैराबोला के लिए e की जो वैल्यू है वो हमेशा ही 1 रहेगी, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करते हैं नॉन स्टैंडर्ड पैराबोलास के बारे में। अब तक आप देख पा रहे होंगे मैंने 4 टाइप्स के पैराबोलास कराए थे जो कि स्टैंडर्ड पैराबोलास थे। बेसिक था, आपको आता ही होगा कि स्टैंडर्ड पैराबोलास बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस माइनस और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4b/, 4 पैराबोलास थे जिनके बारे में आपने पढ़ा। कायदे की बात करी जाए तो इक्वेशन आपके उनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगर देखा जाए तो एग्जामिनर आपसे 12 बेस का भी 40% के आसपास पूछता है, ठीक है ना। तो उसमें भी जो क्वेश्चंस हैं वो स्टैंडर्ड पैराबोला से बहुत सारे आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो उसमें स्टैंडर्ड पैराबोला को बहुत ही ज्यादा पूछा गया है। तो वही अगर आपको क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को करके ले जाएंगे। वही अगर आपको स्टैंडर्ड पैराबोलास क्लियर नहीं है तो नॉन स्टैंडर्ड पैराबोलास में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं आपको 4 टाइप्स के पैराबोला जो है क्लियर करा चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में। जैसा कि आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, मैंने एक डायग्राम बनाया है कि ये तो मेरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए, तो एक मैंने पैराबोला ड्रॉ किया, ठीक है। ये नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स मैं थोड़ी देर के लिए कह देता हूँ कि कहाँ पर है, x1 और y1 पर, ठीक है ना।
मैं कह देता हूँ इसका वर्टेक्स जो है x1 y1 पर है, और एक डायरेक्ट्रिक्स भी होगी कुछ ना कुछ, क्या होगी वो बाद में देखते हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो भी बाद में देखते हैं। बस इतना पता है कि मैंने वर्टेक्स पहले जो 0,0 थे उनको शिफ्ट कर दिया x1 y1 पर। अब अगर मैं शिफ्ट कर देता हूँ x1 y1 पर वर्टेक्स को, तो मैं पाता हूँ कि हमारा जो कुछ कुछ फॉर्म जो है इस टाइप की हो जाएगी, क्योंकि जो फोकस है वो भी चेंज हो जाएगा। और एक चीज ये भी है, अगर मैं इसको साइड पे लेता, हो सकता है मैं एक्स एक्सिस पर भी x1 y1 x1,0 पर वर्टेक्स को शिफ्ट करके मैं आपको दिखा सकता था। लेकिन क्या उसका भी डायग्राम कुछ कुछ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का आपको लगता, इसलिए मैंने वो ना करके एक नॉन स्टैंडर्ड, कंप्लीटली नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला को कंसिडर किया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको पहले पहचान में आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन है किस टाइप का है, नॉन स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, तो भी किस टाइप का है। जैसे मैं आपको एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ। मैं इक्वेशन लेता हूँ y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस एक्स वन। अब ये भी मेरा एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल हैं x और y। y का यहाँ पे पावर 2 है या फिर इवन पावर में है, और x मेरा सिंगल पावर या फिर ऑड पावर में है। पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, उसमें एक वेरिएबल इवन पावर में होगा और एक वेरिएबल जो है ऑड पावर में होगा, जैसा कि आप इसमें भी देख पा रहे हैं। लेकिन इशू ये था कि स्टैंडर्ड पैराबोलाज में x1 y1 नाम की कोई चीज थी ही नहीं। अब यहाँ पर x1 y1 आ गए, इसका क्या मतलब है, एक इक्वेशन आपके पास कुछ कुछ इस टाइप का दे रखा है, तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट भी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। अब ये इक्वेशन आपको पैराबोला का दे रखा है, रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। ठीक है ना। अगर ये इक्वेशन मेरे पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं अब क्या करूंगा, मुझे इस टाइप से मैंने कोई भी केस पढ़ा ही नहीं, करना क्या है, आपने कम से कम इस टाइप का तो पढ़ा है। थोड़ी देर को मैं इसको कैपिटल Y से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एज इट इज x माइनस एक्स वन जो है, क्या मैं उसको कैपिटल X लिख देता हूं। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वेयर y किसके इक्वल है, y माइनस वाई वन के। ठीक है ना। और x जो है किसके इक्वल है, x इक्वल है x माइनस एक्स वन के। ठीक, ये तो इतना चीज है। मैंने आपसे कहा कि आपने क्या इस टाइप की कोई चीज पढ़ी है, तो आप कहेंगे सर नहीं पढ़ी है, क्योंकि इस टाइप की कोई चीज थी ही नहीं। स्टैंडर्ड पैराबोलाज में मैंने आपको इस टाइप का कुछ कराया ही नहीं था, और ये क्वेश्चन है नॉन स्टैंडर्ड पैराबोलाज को। तो हम क्या करेंगे, जो नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला है उसको कन्वर्ट करेंगे टू द स्टैंडर्ड पैराबोलाज की इक्वेशन में। जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। तो आपने ये तो नहीं पढ़ा, ठीक, क्लियर है ना। क्या आपने ये तो पढ़ा है। अब कहेंगे कि इस टाइप का आपने पैराबोला पढ़ा है। केस क्या है हमारा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का हमारा केस है। ये तो आपने सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है, और यहीं से हमें सारी चीजें निकालनी है। सबसे पहले क्या, कि आपसे मैं कहूँ वर्टेक्स फाइंड आउट कीजिए, किस चीज के, इस वाले के। तो आपने बताया कि वर्टेक्स क्या थे, वर्टेक्स थे हमारे 0,0। ठीक है, वहां पर आपने 0,0 लिख दिए, स्टैंडर्ड था, समझ में आया। यहाँ पर ये नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा, 0,0 है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो x पर है वो 0 होगा, और y पर है वो भी 0 होगा, क्योंकि इस बार मेरे स्मॉल x स्मॉल y नहीं है, मेरे कैपिटल x और कैपिटल y हैं। मेरी इक्वेशन ये है, दैट इज वर्टेक्स 0,0 होता है, इसका मतलब ये हो गया कि x पर भी 0 और y पर भी 0। ठीक, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है x माइनस एक्स वन, और y की वैल्यू है y माइनस वाई वन। दोनों इक्वल है किस चीज के, 0। x की वैल्यू निकालता हूं मैं क्या, x1, और y की वैल्यू निकल के आ जाती है यहाँ से हमारी y1। ठीक है, तो मैं देखता हूँ यहाँ से मुझे वैल्यूज मिली x इज इक्वल टू x1 और y इज इक्वल टू y1। तो इस बार जो मेरे वर्टेक्स क्या हो गए, वर्टेक्स हो गए x1 y1। ठीक है, निकालने का तरीका आपको आना चाहिए, किस तरह से हम निकाल रहे हैं। अगर आपको एक बार निकालने का तरीका समझ में आ गया, तो ये पैराबोलास के मैं आपको लिख के देता हूँ,
क्वेश्चंस आप 30 सेकंड से ऊपर सॉल्व करने में लेंगे ही नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। अब x1 y1 आपने इस तरह से फाइंड आउट किया। इसी तरह से सेकंड पॉइंट अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसकी फोकस फाइंड आउट कीजिए, तो आपने ये कैसे फाइंड आउट करना है? फोकस के कोऑर्डिनेट्स इसके क्या थे? इसके थे a,0, ठीक है। इसके a,0 थे, इसके तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल X कैपिटल Y है। अब तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन यहाँ से ये निकलता है कि x जो है वो इक्वल है a के और y जो है वो इक्वल है 0 के, ठीक है। फिर से सेम दोनों की वैल्यू को जो है रिप्लेस कर देना है। x माइनस x1 इज इक्वल टू a और y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू मुझे मिल जाती है यहाँ से a प्लस x1 और y की वैल्यू मिल जाती है हमें y इज इक्वल टू y1। तो इस बार जो मेरे वर्टेक्स होंगे ना, तो वर्टेक्स क्या होंगे? a प्लस x1 कॉमा y1। तो जो मेरे इस बार फोकस होगा ना, तो फोकस क्या होगा? a प्लस x1 कॉमा y1, ठीक है। गलती से मैंने आपको वर्टेक्स बोल दिया था, वर्टेक्स नहीं फोकस है। फोकस क्या होगा? a प्लस x1 कॉमा y1। ये हो गया निकालने का इनका तरीका। तो आप सोच रहे होंगे सब कुछ चेंज हो गया, क्या लेटस रेक्टम भी चेंज होगा? जी नहीं, लेटस रेक्टम कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। जो वेरिएबल के साथ में जो क्वांटिटी जुड़ी होती है वही हमारा लेटस रेक्टम होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। चाहे हमारा पैराबोला स्टैंडर्ड हो या चाहे हमारा पैराबोला नॉन स्टैंडर्ड हो, वो हमेशा जो इक्वेशन में एक्स या फिर जो ऑड वेरिएबल है, ऑड पावर वाला वेरिएबल है, उसके साथ का जो कोफिशिएंट है वो रिप्रेजेंट करेगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को। तो चेंज क्या होगा? हमारी नाभि चेंज हो गई, हमारे शीर्ष चेंज हो गए, चेंज होगी हमारी डायरेक्ट्रिक्स मतलब नियता भी चेंज होगी, ठीक है ना। कैसे चेंज होगी? आपको इसकी नेता पता होगी। इसकी नेता हम लिखते हैं x, इसकी नेता लिख देते हैं हम x इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का कोई भी एक पैराबोला हुआ करता था, उसकी नेता होती थी या डायरेक्ट्रिक्स होती थी x इज इक्वल टू माइनस ए। बट हमारे यहाँ पर x है ही नहीं, क्योंकि हमने तो कंसीडर कैपिटल को किया है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू माइनस ए इसको रिप्रेजेंट करेगा। और x की वैल्यू क्या है? x माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस ए, दैट इज x इज इक्वल टू x1 माइनस ए। ये हो गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स या फिर हमारी नेता, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे हम नेता फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसका वर्टेक्स या कैसे उसकी फोकस फाइंड आउट करते हैं जब भी हमारे पास कोई भी नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला गिवन होता है तब। ये केस आपको अगर समझ में आ जाता है तो इतना आपका कंप्लीट हो जाएगा इसे कराने में। बस अब जो आपको ट्रिक्स हैं वो और बतानी है, बाकी इतना जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नॉन स्टैंडर्ड पैराबोलास को सॉल्व करने का तरीका दो तरीके हैं। एक तो जो 12 लेवल में आप क्या करते थे कि परफेक्ट स्क्वायर बना के, दूसरा ये है एक डिफरेंशिएशन मतलब कैलकुलस का यूज करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको आगे बताने वाला हूँ। अब हम इसमें आगे बात करते हैं अपने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो क्या है कि हमारे पास कोई भी पैराबोला है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ मैंने पैराबोला कंसीडर किया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का कोई एक पैराबोला कंसीडर किया। इसका मतलब ये होता है कि ये फोकस है एस, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a,0। हालांकि कोऑर्डिनेट्स से अभी मुझे मतलब नहीं है, मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो कुछ और है। ये एक डायरेक्ट्रिक्स होगी जो कि आपको पता ही है, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस ए डायरेक्ट्रिक्स होगी, x इज इक्वल टू माइनस ए जो है इसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी ए है। ये वर्टेक्स है, ये कोई पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? माइनस a,0 और ये a,0 एक पॉइंट था, वर्टेक्स के पॉइंट क्या 0,0 थे, ठीक है। इतना तो आपको पता ही था। इस बार आप देख पा रहे होंगे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ ना करके एक टेढ़ी लाइन खींची है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नाभिकीय जीवा। मतलब एक ऐसी लाइन जो है परपेंडिकुलर नहीं है लेकिन नाभि से पास हो रही है। अगर फोकस से पास होती हुई कोई लाइन है, बट कंडीशन ये है कि वो लाइन जो है परपेंडिकुलर नहीं है। अगर वो लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी तब मैं उसको लेटस रेक्टम कह दूंगा। अगर लेटस रेक्टम नहीं है मतलब परपेंडिकुलर नहीं है, भले ही वो नाभि से पास हो रही है होने दीजिए, लेकिन अगर परपेंडिकुलर नहीं है दैट इज वो है एक जीवा या नाभिकीय जीवा, एक ऐसी जीवा जो नाभि से पास हो रही है, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे एक नाव की जीवा को कंसीडर किया है। मान लेता हूँ उसके कोऑर्डिनेट्स, मान लेता हूँ इसके पॉइंट्स ए कॉमा बी है जो पैराबोला पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ, आपको पता ही है कि कोई भी पॉइंट ए होता है पैराबोला पे तो उसके कोऑर्डिनेट जो है किस तरह से लिखे जाते हैं, 80² कॉमा 280। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर मैंने एक टी एज्यूम किया है कि ये टी, अब ये टी क्या चीज है, तो आप देख पा रहे होंगे जो पैराबोला होता है, पैराबोला के जो प्राचल बिंदु होते हैं या फिर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनको कहते हैं हम टी से रिप्रेजेंट। और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 80² कॉमा 280। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ए के बारे में, तो मैं कर दूंगा इनके आगे वन को और ऐड। तो 81² कॉमा 281 अगर मेरे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं क्या है, ए T2² कॉमा 2a T2। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, बी जो है मेरा क्या है, ए T2² कॉमा 2a T2। ए क्या है, ए T1² कॉमा 2a T1। तो एक रिलेशन है इन दोनों में जो कि एग्जाम में भर भर के पूछा गया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार रिपीट किया गया है, चाहे वो केवीएस हो, एनबीएस हो, डीएसएसबी हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो या फिर अदर एग्जाम कोई सा भी हो। उम्मीद है जीआईसी में भी पूछा गया है, हो सकता है ये ईएमआरएस या फिर बीपीएससी ट्री में भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि जो यहाँ पर मैंने प्राचल बिंदु या पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिए थे T1 और यहाँ पर लिया है T2, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है कि T1 इंटू T2 की वैल्यू जो है किसके इक्वल होती है, -1 के। ये रिजल्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हद से ज्यादा पूछा गया है। क्या, T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1 एज इट इज आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा। आंख बंद करके आप T1 इंटू T2 की वैल्यू -1 के इक्वल आंसर टिक करके आना। ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप इसमें आगे पढ़ेंगे, ये तो था पैराबोला के केस में, हालांकि यहाँ पर बात हुई है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब आप हाइपरबोला पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर पैराबोला था तो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1 था। जब आप हाइपरबोला पढ़ेंगे इस तरह से तो वहां पर आपको क्या मिलेंगे, T1 T2 T3 T4, क्योंकि एक इसकी होगी और एक इसकी कॉर्ड होगी, तो T1 T2 T3 T4 फोर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो उनकी वैल्यू क्या होती है, T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4, सबकी जो मल्टीप्लाई है उनकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, स्टैंडर्ड रिजल्ट था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ही बता दिया। लेकिन जब मैं हाइपरबोला कराऊंगा तब भी मैं आपको वहां पर ये बताऊंगा, क्योंकि देखा जाए अगर मैं इस साइड को छुपा लेता हूँ तो ये भी एक पैराबोला को तो रिप्रेजेंट कर रहा है आधा हिस्सा, और इधर का छुपा लेता हूँ तो ये भी आधा हिस्सा एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पैराबोला के केस में हम जानते ही हैं कि T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1 होता है। अगर इसी को दो बार मल्टीप्लाई कर लें, जैसे T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 दैट इज -1 इंटू -1 दैट इज प्लस का 1, तो ये मेरा दूसरा रिलेशन आ जाता है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो अभी आपने देखा मैंने आपको एक रिलेशन लिखाया था, हालांकि इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम देने वाले हैं, कोई आपका रिटन एग्जाम तो है नहीं यहाँ पर आपको मैं प्रूफ भी करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये प्रूफ आपका 12 बेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसका डायरेक्ट रिजल्ट था, तो जो कि मैं आपको लिखा चुका हूँ। रिजल्ट मैंने आपको लिखाया कि T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1। यहां से कह सकता हूं T2 की जो वैल्यू है किसके इक्वल होगी, -1/T1। ठीक है ना, इतना क्लियर है। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए T1 T2 का खेल खत्म करके एक सिंपल T ले लेता हूं, या फिर मैं कह देता हूं कि पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट जो है क्या है, अगर मैं कह दूं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, 80² 280। T1 T2 मैंने हटा दिया। ठीक है। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे वो आपको पता होना चाहिए। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, आइए देखते हैं। क्या, अभी हमने देखा कि T2 की वैल्यू थी 1/T1 और T1 को तो मैंने रिप्लेस कर दिया है किस चीज से, T से। ठीक है। तो सिंपली इसमें भी मैं वही करने वाला हूं, तो ये हो जाएगा A/T² 2A/T। सही है या गलत है, जी नहीं, क्योंकि स्क्वायर था तो अब माइनस का मेरा प्लस हो गया, यहाँ तो स्क्वायर है नहीं तो एक माइनस और ऐड हो जाएगा। तो इस बार मेरे पॉइंट्स बी के क्या हो जाएंगे,
ए अपॉन टी स्क्वायर कॉमा माइनस का 2a अपॉन टी। ये है हमारे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैराबोला। ऊपर की क्या है, 80 स्क्वायर कॉमा 280। ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं पैराबोला के। किसी भी नाभिकीय जीवा है उसके अगर ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रही है तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर 80 स्क्वायर कॉमा 280 एंड ए अपॉन टी स्क्वायर कॉमा माइनस का 2a अपॉन टी। और माइनस 2a अपॉन टी क्यों आता है, क्योंकि हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था t1 t2 इज इक्वल टू -1 और t2 की वैल्यू यहाँ से निकाली थी क्या, माइनस का 1 अपॉन t1। इसकी वैल्यू यहाँ से निकल के इसमें मैं पुट कर देता हूँ तो मुझे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। जितना आपने अब तक पढ़ा मैं आपको उतना 2 एग्जाम्पल कराने वाला हूं, उनके हेल्प से साबित कर दूंगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस को करने हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये डिटेल में था जो कि 12 बेस्ड था तो उसके अकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा और मैं आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस 12x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दे रखा है पैराबोला का। आपसे कहा है कि आप इसके वर्टेक्स और इसकी जो फोकस है मतलब शीर्ष और इसकी नाभि पता करिए कि क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें 12 में कराया जाता है जिस तरह से उस तरह से हम करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करेंगे, मतलब पूर्ण वर्ग बनाएंगे इसे। जैसे वाई स्क्वायर है एज इट इज रहेगा। सबसे पहले ये कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है, इसको 1 बनाते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी 1 था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं भी है, मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो पहले 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब जो इवन पावर वाला है, x है y है, मुझे इस चीज से मतलब नहीं। जो इवन पावर वाला है उसका कोफिशिएंट आप हमेशा 1 बनाएंगे। ठीक है ना, कोफिशिएंट जो है आपको 1 बनाना है, किस चीज का, जिसकी पावर है इवन। ऑड पावर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ऑड पावर वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस एक एग्जांपल की हेल्प से सारा पैराबोला क्लियर कर सकते हैं किस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया क्योंकि वाई का जो पावर है वो इवन पावर है। ठीक है, माइनस मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम क्या करते हैं, ये जो कोफिशिएंट ऑफ y होता है, कोफिशिएंट ऑफ y का आधा 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x और उसका स्क्वायर कर देते हैं। उतने को जोड़ते हैं उतने को घटा देते हैं। हमारा क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट है 2, 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर करना है, डेट इज 2 से 2, 1 का स्क्वायर डेट इज 1। एक जोड़ना है एक घटा देना है, तो 2y, ठीक है ना, +1 -1 -12x -11 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। कोफिशिएंट ऑफ y जो कि यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने आपको बताया कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड कर दो। किस केस में, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं कोई भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप्स की वो इक्वेशन पढ़ा करते थे, ये केस मैंने वो वाला बताया। तभी मैंने आपको बताया 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों करने होते हैं। यहाँ पर हमारा b है तो x का कोफिशिएंट b है, डेट इज b। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने इस वाली के लिए, तो यहाँ पर तो हमारी y है। ठीक, अब y है इसका मतलब ये हो गया कि 1/2 कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो। कोफिशिएंट ऑफ y कितना था हमारा 2 था, 1/2 एक और लगा लिया, कैंसिल आउट हो गए, इनका स्क्वायर करना था, डेट इज 1 का स्क्वायर डेट इज 1 को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे आगे सॉल्व करेंगे कैसे, ये हो जाएगा हमारा y -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, -12x और माइनस माइनस का ये इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो -12 इज इक्वल टू 0। यह देखा जाए y -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12x प्लस 12, या फिर मैं कह सकता हूँ y -1 का होल स्क्वायर इक्वल होगा 12 टाइम्स x प्लस 1 के। ठीक है, ये मैं सॉल्व करके ले आया, लेकिन आपने इस टाइप का कोई भी चीज पढ़ा नहीं है। आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x, इस टाइप की चीज पढ़ी है। ठीक है ना,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इस टाइप का पढ़ा है तो आप इस टाइप का ही याद कर लीजिए। ये रहा, ठीक है। वेयर वेयर y इज इक्वल टू y माइनस वन एंड x इज इक्वल टू x प्लस वन। ठीक, इतना तो आप समझ चुके होंगे, ये 12 के अकॉर्डिंग था। तो मैंने आपसे पूछा कि आप इसका शीर्ष फाइंड आउट कीजिए, वर्टेक्स फाइंड आउट करने थे। तो वर्टेक्स क्या होते हैं, 0,0 दैट इज x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या है, x प्लस वन इज इक्वल टू 0 और y की है y माइनस वन इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या हुई हमारी माइनस वन और y की वैल्यू हो गई प्लस का वन। शीर्ष कितने हुए, शीर्ष हो गया हमारा माइनस वन कॉमा वन, ठीक है ना। शीर्ष माइनस वन कॉमा वन निकल के आ चुके हैं। तो और हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करनी थी नाभि। हमें फाइंड आउट करनी थी नाभि। और नाभि क्या होती है, इस केस में आपको पता होगा नाभि होती है हमारी a कॉमा जीरो दैट इज x इज इक्वल टू a कॉमा y इज इक्वल टू जीरो। अब ये a क्या चीज है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो 4a है ये किसके इक्वल होगा, जो x के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ होता है उसके, दैट इज 4a की जो वैल्यू है इक्वल होगी, यहां से मैं देखता हूं 4a जो है किसके इक्वल होगा 12 के, दैट इज a की वैल्यू जो हमारी किसके इक्वल होगी 3 के। इतना तो क्लियर हो चुका होगा आपको। अब a 3 है, a का इस्तेमाल मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। x की वैल्यू क्या है हमारी, x की वैल्यू है x प्लस वन इज इक्वल टू थ्री दैट इज x इज इक्वल टू टू। बात अभी भी खत्म नहीं हुई है क्योंकि बात y के साथ भी है। y इज इक्वल टू जीरो दैट इज y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो आपकी नाभि क्या होगा इस बार, तो आपका फोकस हो गया, फोकस हो गया 2,1, ठीक है। ये आपको निकालना आना चाहिए। अब आपने देखा आपने इतना लंबा किया कि इसको एज्यूम किया कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, उसके बाद 4a की वैल्यू निकाली और सॉल्व किया, इस तरह से काफी टाइम आपका लग जाता है, ठीक है। और 4a लेटस रेक्टम होता है, तो लेटस रेक्टम जो हमारा कितना हो गया यहाँ से 12, 4a की वैल्यू लेटस रेक्टम के इक्वल होती है, तो लेटस रेक्टम मेरा हो जाएगा 12 के इक्वल। तो आपने देखा कि तीन चीजें निकाली, लेटस रेक्टम, फोकस और वर्टेक्स फाइंड आउट कर लिए इस तरह से, ठीक है ना। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका कराने जा रहा हूँ, वो क्या है आइए देखते हैं। अब तक हमने ज्योमेट्री का यूज किया, अब हम यूज करेंगे इसमें कैलकुलस का। कैलकुलस का यूज करने के से पहले कुछ रूल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए जब भी आप इसका शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। रूल क्या है, रूल ये है कि कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर या फिर जो इवन पावर का वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट हमेशा वन होना चाहिए, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज वन, जैसा कि यहाँ ऑलरेडी है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो इवन पावर वाला वेरिएबल होता है, जो इवन पावर वाला वेरिएबल होता है उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा इवन पावर में y, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y, ठीक है ना। मैं इसका y के साथ डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, और यहां से मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो मुझे मिल जाएगी 1, ठीक है ना। y की वैल्यू आपको 1 मिल गई। अब ये y की वैल्यू आपको 1 मिली ना, इसको उठा के आप इसमें पुट कर दीजिए। y की वैल्यू आपको 1 मिली, इसको उठा के जो इक्वेशन दे रखी है उसमें पुट कर दीजिए, क्या मिलता है आइए देखते हैं। तो आपको मिलेगा क्या 1 माइनस टू माइनस 12x माइनस 11 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो आप इन सबको ऐड कर लीजिए, 11 माइनस टू 13 एंड माइनस वन 12, तो माइनस का 12 x इक्वल होगा किस चीज के 12 के, x की वैल्यू आपको यहां से मिल जाती है माइनस वन, ठीक है ना। आप सोच रहे होंगे ये मैं क्यों फाइंड आउट कर रहा हूँ, क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो आपको एक आंसर यहां से मिल चुका है, वो क्या है आपका वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है हमारा माइनस वन कॉमा वन, क्लियर है ना। यहाँ पे हम वर्टेक्स देखते हैं माइनस वन कॉमा वन।
तो आप इतना लंबा मत कीजिए कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, आप सिंपल डिफरेंशिएशन कीजिए। आपके पास अगर कैलकुलस है, कैलकुलस का यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने इसमें सिंपल कैलकुलस का यूज किया और डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया। डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करके उसकी जो वैल्यू आई उसको इसमें पुट कर दिया, तो हमको मिल गया वर्टेक्स। अब आपको वर्टेक्स मिल गया, बहुत इजी होने वाला है, इस पर फोकस कीजिए। एक बार में समझ में ना आए, आप उसको 2-3 बार इसको रिपीट कीजिए। वो क्या है, वर्टेक्स तो आपको मिल चुका है, ओके, एक काम आपका हो गया। अब दूसरा काम क्या है, आपको मैं लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट कराता हूँ। कैसे? अच्छा, एक चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, वो है क्या कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था। आप एक चीज देख पा रहे होंगे, दो वेरिएबल हैं, एक एक्स और एक वाई, ठीक है ना। एक में इसकी इवन पावर है और एक में इसकी पावर ऑड है। तो जो ऑड पावर वाला वेरिएबल है, सेम नहीं दूसरा, जैसे कि यहाँ पर वाई स्क्वायर दे रखा है, मतलब एक बाई वेरिएबल है, तो आप बाई को छोड़ देंगे। अब किसको कंसिडर करेंगे, दूसरे वेरिएबल को, एक्स को। ये एक्स कोफिशिएंट है, कितना है एक्स का कोफिशिएंट, -12। एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे क्लियर कर लें, ठीक है ना। क्या है, बाई स्क्वायर था, मतलब हमने बाई के साथ डिफरेंशिएशन ऑलरेडी कर दिया उसका, तो बाई को आप इग्नोर कर दो, छोड़ो, इग्नोर करो। बाई सोचो है ही नहीं, बाई नहीं है तो बचा क्या, -12x -11। तो जो 12x बचा है, अब हमें वो इंपॉर्टेंट है। तो जो x का कोफिशिएंट है ना, इस टाइप की इक्वेशन में मैं रिपीट करता हूँ, x का जो कोफिशिएंट है वो इंपॉर्टेंट है और इक्वल होता है लेटेस्ट रेक्टम के, डेट इज लेटेस्ट रेक्टम, डेट इज 4a इज इक्वल टू किसके, -12। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ के बारे में। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है, मतलब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल हो जाएगी, 12 के, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। लेटेस्ट रेक्टम भी आपको मिल गया, लेंथ नेगेटिव नहीं होती, तो लेटेस्ट रेक्टम हो गया 12। मैंने माइनस साइन क्यों लगाया है, उसका यूज है इसलिए मैंने लगाया है, क्योंकि यहाँ पर माइनस दे रखा है ना, इसलिए मैंने एग्जैक्ट उठा लिया उसको। लेकिन हम बात करेंगे लेटेस्ट रेक्टम की, तो आप माइनस नहीं लगा सकते, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब यहाँ पर 4a की वैल्यू -12 के इक्वल है, डेट इज ए मैं यहाँ से फाइंड आउट करता हूँ, तो a की वैल्यू किसके इक्वल जाएगी, -3 के। ये मैंने माइनस इसलिए लिया था क्योंकि मुझे अब नाभि निकालनी है, मतलब फोकस फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे फोकस को, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं इस तरह से, ठीक है। अब क्या करूंगा, जिसके साथ मैंने डिफरेंशिएशन किया था, आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने y के साथ डिफरेंशिएशन किया है ना, तो जो वर्टेक्स का y वाला कोफिशिएंट है वो सेम रहेगा। तो जो वर्टेक्स में y वाला पॉइंट था वो सेम रहेगा, दैट इज जो वर्टेक्स मेरा ये था 1, आप इसको एज इट इज यहाँ पर लिख लो, कॉमा लगा दो। कुछ नहीं किया ना मैंने अभी तक, जिसके साथ डिफरेंशिएशन किया था वर्टेक्स फाइंड आउट किया उसकी हेल्प से, और जिसके साथ डिफरेंशिएशन किया उसमें चेंज होना ही नहीं है, एज इट इज उठा के आप उसको फोकस में पुट कर दीजिए। मैंने कर दिया। अब मैं इधर क्या करूंगा, तो मुझे करना कुछ नहीं है, जो वर्टेक्स था उसको ही लिख लेना है फिर से, -1,1 वर्टेक्स था आपका, लिख लिया। चेंज किस में होना है, जिसके साथ डिफरेंशिएशन नहीं किया है। चेंज किस में नहीं होना है, जिसके साथ मैंने डिफरेंशिएशन किया है। और चेंज क्या होना है, -a। ये होती है हमारी फोकस, दैट इज कह सकता हूं मैं वर्टेक्स -a जो होता है मेरा फोकस होता है। अब माइनस, ठीक है, -1 -3, ठीक है ना। -1 एज इट इज, माइनस एज इट इज, ए की वैल्यू -3 थी, मैंने लगा दी, एक हो गया 1। सॉल्व करता हूं मैं इसको, आगे क्या मिलेगा, प्लस का 3 -1 डेट इज 2,1। ये हो गई आपकी नाभि या फिर फोकस। कितना आसान था। आपने अगर कैलकुलस का यूज किया, नाभि निकल के आई 2,1, -1,1 आपको वर्टेक्स आया, लेटेस्ट रेक्टम आपका 12 आया, लिखा है। कितना इजी है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के चक्कर में पढ़ना ही क्यों है, सिंपली आप कैलकुलस का यूज कीजिए। कितना इजी था, कैलकुलस का डिफरेंशिएशन किया, वहां से वर्टेक्स
और जो जिसके साथ डिफरेंशिएशन नहीं किया है हमने उसका कोफिशिएंट लेटेस्ट रेक्टम के इक्वल, वहां से 4a से a की वैल्यू फाइंड आउट की और वर्टेक्स में से अगर मैं a को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मुझे फोकस मिल जाता है। सिंपली आप देख सकते हैं, इजी है ना। अब ये तो था बाई स्क्वायर टाइप का, एक और है वो है एक्स स्क्वायर टाइप का, वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। आइए इसी में एक एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा आपको, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो था वाई स्क्वायर टाइप का पैराबोला, ये है एक्स स्क्वायर टाइप का पैराबोला, इसलिए मैंने दोनों केस आपको कराना चाह रहा हूँ जिससे कि सही जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए आपका। एक्स स्क्वायर टाइप का एक पैराबोला है, वो वाई स्क्वायर टाइप का पैराबोला है। कैसे अंदाजा लगाया, इवन पावर से, बाई की पावर इवन है दैट इज बाई स्क्वायर टाइप का पैराबोला है, एक्स की पावर इवन है तो एक्स स्क्वायर टाइप का पैराबोला है। तो जिसकी पावर इवन होती है उसके साथ हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट इज नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो आप इसका x के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको उठा के आप इसमें पुट कर दीजिए, क्या मिलेगा 12y माइनस 72 इज इक्वल टू 0, यहाँ से y की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी 6, कि 12 6 या 72 होते हैं। कहने का मतलब आपको वर्टेक्स मिल चुका है, वर्टेक्स कितना हो गया 0,6। कैसे आया, डिफरेंशिएशन किया और उसको उसमें वैल्यू में पुट कर दिया इक्वेशन में, तो एक y की वैल्यू मिल गई, x और y की जो वैल्यूज हैं वो हमारी वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेंगी। इतना हो गया। अब बात करते हैं हम लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम मैंने आपको बताया था जिसके साथ डिफरेंशिएशन करते हैं उसको छोड़ दो, जो दूसरा वेरिएबल बचा उसका कोफिशिएंट आप उठा लो, दैट इज 4a जो है वो इक्वल होगा किस चीज के, अब इक्वल होगा प्लस के 12 के, तो यहां से a की वैल्यू होगी कितनी 3 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम किसके इक्वल हो जाएगी 12 के, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि आपको फोकस फाइंड आउट करना है, फोकस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फोकस मैंने आपको बताया था क्या था, वर्टेक्स माइनस ए, ये मैंने आपको फोकस बताया था। वर्टेक्स माइनस ए का मतलब समझ लीजिए, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, कंफ्यूजन वरना बना रहेगा। वर्टेक्स माइनस ए मतलब पहले मैं वर्टेक्स लिख लेता हूँ, वर्टेक्स क्या है मेरे 0,6, 0,6 लिख लिए, ठीक है ना। ये था मेरा वाई स्क्वायर टाइप का पैराबोला और ये है मेरा एक्स स्क्वायर टाइप का पैराबोला। यहाँ मैंने y के साथ डिफरेंशिएशन किया, यहाँ मैंने x के साथ डिफरेंशिएशन किया। तो जिसके साथ में डिफरेंशिएशन करते हैं, एक वर्ड है, फोकस कीजिए वर्ड्स पे, जिसके साथ डिफरेंशिएशन करते हैं उसमें कोई चेंज नहीं करते, ठीक है। जिसके साथ डिफरेंशिएशन करते हैं फोकस फाइंड आउट करते टाइम उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं, फोकस एज इट इज हो जाता है किसके, वर्टेक्स के। तो मैंने यहाँ x के साथ डिफरेंशिएशन किया तो ये x के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा क्योंकि मैंने वर्टेक्स 0,6 को लिख रखा है। तो छेड़छाड़ किसके साथ होगी, इस y के साथ में। यहाँ पर था मैंने डिफरेंशिएशन किया y के साथ में, इसका मतलब ये हुआ वर्टेक्स का y वाला जो है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ वर्टेक्स का y 1 था, यहाँ पर वर्टेक्स का y 1 एज इट इज रखा है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की है। किसमें की थी, यहाँ x में की थी और मैं यहाँ पर एक छेड़छाड़ करूंगा y के साथ में। कैसे करनी है, -a 6 -a, ये हो गया मेरा नाभि, यह मेरा फोकस, दैट इज 0,6 -3 दैट इज 0,3 जो है इसकी नाभि होगी, ठीक है। आप इसे समझ लीजिए, वर्टेक्स माइनस ए करना है किसके साथ में, जिसके साथ डिफरेंशिएशन नहीं किया है, जिसके साथ डिफरेंशिएशन नहीं किया है, तब हम इजीली फोकस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है पैराबोला की शॉर्ट ट्रिक्स, इनकी हेल्प से आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो, फोकस, वर्टेक्स, लेटस रेक्टम
और आगे इतना फाइंड आउट करने के बाद इसकी डायरेक्ट ट्रिक्स हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई ट्रिक के साथ में एक नई वीडियो के साथ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी हेल्पफुल लगा हो या कंटेंट आपके यूजफुल हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना प्लीज बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि एक आपका छोटा सा लाइक और छोटा सा एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है, और आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे कि हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकें। तो प्लीज चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें आगे बढ़ सकें और आपके लिए एक अलग और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आ सकें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा ना भी लगा हो तो प्लीज माफ कीजिए, क्योंकि आपका मैंने 1 घंटा बर्बाद किया। और अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स लॉट। 1 घंटा झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।